हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि हरित क्रांति के कारण गन्ने के खेती पर क्या प्रभाव पड़ा। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पे पड़ा था और इस वजह से एग्जाम में क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा यही आते हैं कि बताइए कि किस खेती में सबसे ज्यादा प्रभाव हरित क्रांति का पड़ा था। हालांकि ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगर पूरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो विकास की दर निगेटिव थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत बार कि किस पंचवर्षीय योजना में निगेटिव में गया था। पंचवर्षीय योजना में विकास का दर जो था वो निगेटिव गया था, विकास दर ऋणात्मक गया था। तो विकास दर ऋणात्मक हमें कहां मिला था? तो ये ऋणात्मक दर हमें प्राप्त हुआ था कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, थर्ड पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे पैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो गए थे। एक नंबर तो हरित क्रांति वाला, मैंने कल बताया था आपको, हरित क्रांति का, उसमें आपका पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया था, पैसे भी ज्यादा लगे थे, टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद क्या, बीच में आपका चीन से अटैक हो गया, यानी कि चीन वाला लड़ाई हो गई। अब इस कंडीशन में पैसे इधर उधर इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो गए जिनकी वजह से हमारी जो विकास दर थी वह कहां चली गई थी? ऋणात्मक में। हालांकि सबसे बड़ा उपलब्धि हरित क्रांति का इसी पंचवर्षीय योजना में आया, लेकिन हमारा जो विकास दर था वह भी डाउन हुआ इसी में। भले आगे चल के उसका एड ऑन करके अगली जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें उसका फल हमें दिखा। 3 पंचवर्षीय योजना बनी, उसके बाद लगातार 3 साल तक पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग टूट चुके थे कि उसके बाद 3 साल तक हमने एक वर्षीय परियोजना चलाया, एक एक साल चलने वाला। एक साल का बजट बनाते थे और एक साल के बजट के हिसाब से काम करते थे। अब उसके बाद, अब फिर उसके बाद 3 साल के बाद थोड़ा सा ये हमारा जो हरित क्रांति हुआ था थोड़ा बैकअप दे दिया, उसके बाद हम फिर से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर लिए। क्लियर है आप लोग को? यानी कि 66 तक ये चला था। अब 66 से लेके 69 तक, ध्यान रखिएगा, 1966 से लेके 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी। 1966 से लेकर 1969 तक यह जो थी आपकी, यह एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना, एक वर्षीय परियोजना चली। ठीक है, एक वर्षीय मतलब 1 साल वाली परियोजना 3 चली, 3 1 साल वाली परियोजना चली, और 1 साल वाली परियोजना चली। उसके बाद फिर 1969 से फिर क्या हो गया कि पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ। 1969 से क्या स्टार्ट हुआ? पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ। क्लियर है आप लोग को? मतलब ये घटनाएं, ये चीजें हमें देखने को मिली थी। क्लियर है सबको? अब जरा बात कर लेते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना जो तीसरे में थर्ड आपका, जिसमें हमारे हरित क्रांति आए थे, उस हरित क्रांति ने हमारे गन्ना पर क्या प्रभाव पड़ा था? आपको पता होगा कि इंडिया में शक्कर और आपकी जो चीनी है, इनकी कितना ज्यादा उपयोगिता है, और जितना ज्यादा इसका उपयोगिता होगा उतना ज्यादा इसकी उत्पादन भी हमें चाहिए। अगर पूरे इंडिया में अगर बात करें, हम पूरे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आपकी जो गन्ना की खेती होती है, उस गन्ना की खेती में 1 नंबर पे जो आपका राज्य आता है वह राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन राज्य है जी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्या करता है कि आपका गन्ने का उत्पादन करता है। पहला नंबर गन्ना का उत्पादन करता है, और गन्ना के उत्पादन के साथ ही साथ क्या करता है कि यह जो होगा, सबसे ज्यादा शुगर मिल भी यही बैठा है। सबसे ज्यादा शुगर मिल भी आपका कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के अंदर ही। अगर आप बात कीजिएगा बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण हो गया, आपका गोपालगंज हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा? इन सभी क्षेत्रों में गन्ना की खेती भरपूरता से होती नजर आपको आएगी। ठीक है, लेकिन अगर पूरे इंडिया में बात कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। अगर इंडिया की अगर बात कीजिएगा तो पूरी इंडिया में 3 मिलियन हेक्टेयर, 3 मिलियन
हेक्टेयर इससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल में आपकी किसकी खेती होती है? गन्ना की खेती होती है। किसकी खेती होती है? गन्ना की खेती होती है। अब जब गन्ना की खेती इतना ज्यादा क्षेत्रफल में होता है तो कंफर्म है कि अगर इसकी उत्पादकता बढ़ाए तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। यानी जिन चीजों में हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, हम उनको अगर कोशिश करें, अगर इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। पहले हम जानेंगे कि हम जो प्राथमिक तरीके से जो गन्ना उगाते थे उनमें क्या समस्याएं होती थी, तब न समझेंगे कि रिसर्च सेंटर क्या करेगा इसमें। पहले प्रॉब्लम तो मालूम चलनी चाहिए। तो क्लियर हो गया पहले बेसिक चीजें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, बिहार में, पश्चिम बंगाल गोपालगंज में, और समझिए कि इंडिया की जितनी आपकी शक्कर की, आपकी चीनी की आवश्यकता है लगभग हम लोग पूरा कर लेते हैं, और ज्यादा हम लोग की जरूरत चीनी की पड़ती भी है। क्यों पड़ेगी भाई? हमारे पास आपका क्या है, उच्च किस्म के आपके कॉफी अवेलेबल है, उच्च किस्म के चाय अवेलेबल है, चाय पत्ती। अब उनका सदुपयोग भी तो करना है भाई। तो उनका सदुपयोग जब करेंगे तो कंफर्म है कि आपका क्या होगा कि आपके देश में चीनी की खपत बढ़ेगी। क्लियर है सबको? जब चीनी की खपत जब बढ़ेगी तो हमें उनको ज्यादा उत्पादन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं कि यह जो गन्ना है, इस गन्ने में पहले जो हम पौधा लगाते थे उन गन्नों में कमी क्या थी? तो कहता है कि हमारे पास क्षेत्रफल भी अच्छा खासा है, हमारे पास इन्वायरमेंट भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उत्पादन आपका क्या होता था? सुगड़ का, अर्थात कि शर्करा की जो उत्पादन इनसे होती थी वह कम होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आपका पारंपरिक जो आपका हमारे पास किस्म था अवेलेबल, पारंपरिक किस्म के जो बीज हमारे पास अवेलेबल थे, ठीक है, ये पारंपरिक किस्म के बीज, इनके अंदर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पहला नंबर पैदावार कम हो। पैदावार कम होने का मतलब क्या? इनकी उत्पादन कम हो। उत्पादन क्या हो? उत्पादन कम होता था, पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी नंबर, अगर उत्पादन हो भी जाए तो उत्पादन होने के बाद आपको क्या होता था? आपको चीनी की उतनी मात्रा नहीं मिलती थी जितनी आपको चाहिए। तो मान लीजिए कि आपका पहला नंबर पैदावार ही कम हुआ है, उत्पादन ही कम किए आप, क्षेत्रफल में पूरा लगा दिए ठोक के, लेकिन क्या हो गया कि आपको उनसे उत्पादन कम मिला। और दूसरी नंबर, अगर उत्पादन मिला भी तो चीनी आपको कम मिल पाया, शर्करा कम बन पाया, गुड़ कम बन पाया। तो जब आपका ये दोनों प्रॉब्लम होगा इतनी बड़ी बड़ी, तो बताइए गन्ना की खेती करने से कोई फायदा होगा? आप सोचेंगे कि गन्ना को छोड़ के हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कोई दूसरी खेती कर लेते हैं, गन्ना से लोग भागना शुरू कर देंगे, जैसे बिहार में शुरू हो गया था प्रॉब्लम। तो देखिए इनकी सॉल्यूशन अब क्या की जाए कि पैदावार बढ़े और उत्पादन की क्षमता भी बढ़े, और इनके अंदर जो चीनी प्राप्त हो वह चीनी भी हमें ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो। तो इन समस्या को दूर करने के लिए, पारंपरिक बीज में सुधार करने के लिए जो प्रयास किया गया, कोयम्बटूर जो है आपका, ये क्या है कि आपका गन्ना के खेती का रिसर्च सेंटर है। कोयम्बटूर में क्या है कि गन्ना की खेती का रिसर्च सेंटर है। अब इस रिसर्च सेंटर ने क्या किया कि गन्ना के खेती को सुधारने की कोशिश करी, और इन्होंने क्या किया कि इनका क्रॉस कराया अच्छे किस्म से, जहां पे ज्यादा से ज्यादा आपका गन्ना का उत्पादन होता है, ठीक है, उसे, जैसे क्यूबा है आपका, क्यूबा को हम क्या कहते हैं? गन्ना आपका सुगर का, यानी कि चीनी का कटोरा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा मतलब कि समझिए कि चीनी वहां पे उत्पादन जबरदस्त होता है। तो समझिए कि उनसे उन्होंने वहां पे देखे भाई जो ज्यादा प्रोडक्शन देने वाला, ज्यादा सुगर हमें प्राप्त करने वाला, ज्यादा पैदावार, ठीक है, ज्यादा पैदावार देने वाला जो हमारे पास अवेलेबल था, जो वहां पे अवेलेबल थे, उनके साथ हमने क्रॉस कराने की कोशिश करी। और ये जिम्मेवारी अब किसकी थी? कोयम्बटूर की थी। यह रिसर्च सेंटर की थी, गन्ना रिसर्च सेंटर की। इन्होंने क्रॉस कराया और उन्नत किस्म के आपके बीजों को प्राप्त किया, उन्नत किस्म के नए नए बीज प्राप्त किए। ये ऐसे उन्नत किस्म के बीज थे जिन बीज की वजह से क्या होने वाला था कि इन वजह से उत्पादन ज्यादा होने वाला था। इनकी वजह से क्या होने वाला था? उत्पादन के साथ साथ उत्पादन जो होगा
उसके साथ साथ आपका क्या होगा, जो चीनी प्राप्त होने वाला है वो भी अधिक मात्रा में। जैसे एक गन्ना के अंदर से मान लीजिए कि आपका 50 ग्राम जहां पे चीनी निकलता था, अब वहां पे 150 ग्राम चीनी निकलेगा। एक गन्ने के पौधे से 150 ग्राम चीनी मिलेगा। तो बताइए 3 गुना फायदा होगा कि नहीं। हमारे पास अगर कम भी अगर पैदावार होगी तो ज्यादा हमें उत्पादन मिलेगा, चीनी ज्यादा मिलेगा, गुड़ ज्यादा मिलेंगे। लेकिन क्या साथ में कह रहा है कि पैदावार भी ज्यादा होगा, या जो उन्नत किस्म होगी, जो हाइब्रिड होगा, या हाइब्रिड दोनों देगा, ज्यादा उत्पादन भी देगा और चीनी भी ज्यादा देगा। तो उस कंडीशन में हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। और ये रिसर्च जो हुआ, ये आपका थर्ड जो आपका प्लानिंग था, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसी पंचवर्षीय योजना में रिसर्च करके इसे उन्नत किस्म को बनाया गया था। तो ये भी हरित क्रांति के अंदर ही आता है। लेकिन इनका महत्व जो था किसकी अपेक्षा, गेहूं की अपेक्षा कम था। ठीक है, अब इनमें क्या हो गया कि जब ये उत्पादन किया गया तो कुछ किस्म बनाए गए, जैसे कोक 671। ये क्या है, एक आपका वैरायटी है, एक उन्नत किस्म के आपका क्या है, पौधा है, किसका, गन्ना का है। इसी तरह से अलग अलग प्रकार के क्या प्राप्त हुए, बीज प्राप्त हुए। कोक 671 है, HM 851 है। ये इस तरह के कुछ आपके क्या है, प्रजाति है उच्च किस्म के, उन्नत किस्म के, जिनके वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर उत्पादन देखने को मिला। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस वजह से गन्ना पे आपका बेहतर प्रभाव पड़ा। क्लियर है सबको। तो ये सभी देन किसकी है, हरित क्रांति का। अब क्या हो गया कि इन सबसे कम, यानी कि सबसे कम मात्रा में जिस पे प्रभाव पड़ा वो कौन था हमारा, मिलेट्स, यानी कि मक्का, अर्थात कि सीधे शब्दों में कहे मोटे अनाज। ठीक है, और मोटे अनाज को 2022 और 2023 में यूनेस्को ने पूरी प्रोत्साहन देने के लिए बात की है, क्योंकि इंडिया ने इसे प्रपोज किया है कि इस साल को 2022-23 को मक्का के लिए आपका क्या कहते हैं, मोटे अनाज के लिए आपका वर्ष घोषित कर दिया जाए। तो आपका क्या कर रही है जी, अब उसे क्या करेगी कि पूरी दुनिया इसे इस वर्ष के रूप में मनाएगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके उत्पादन के स्रोतों को ढूंढेगी। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा मिलेट्स के बारे में, मक्का के बारे में, या सीधे शब्दों में कहें कुछ मोटे अनाजों के बारे में, जिनका प्रभाव, जिन पर आपका थर्ड 5 ईयर प्लान अर्थात कि हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। अब जानना यह है कि उस पर क्या पड़ा था हरित क्रांति का प्रभाव, जरा देखिए एक बार। चलिए बात करते हैं मिलेट्स की। किसकी बात करेंगे, मिलेट्स की, अर्थात कि मक्का और मोटे अनाज की हम बात करेंगे। तो मोटे अनाज के प्रभाव आपका मैंने पहले ही बताया था कि मोटे अनाज पर जो हरित क्रांति का प्रभाव था वह कम था। हरित क्रांति का प्रभाव कम पड़ा था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरित क्रांति का प्रभाव किस पर सबसे कम पड़ा था, का प्रभाव किस पर सबसे कम पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि मोटे अनाज पे आपका इसका प्रभाव कम पड़ा था। हरित क्रांति के बाद कुछ समय के बाद मक्के की खेती पर ज्यादा प्रभाव डाला गया। ठीक है, अर्थात मोटे अनाज पे, लेकिन हरित क्रांति के समय इसमें प्रभाव कम पड़े थे। इसमें क्या समस्या थी है कि इनके जो उत्पादन वाले क्षेत्र है, उत्पादन वाले क्षेत्र, अब इनके उत्पादन वाले क्षेत्र कहाँ है आपका, इनके उत्पादन बेहतर होती है आपकी राजस्थान में। इनकी उत्पादन कहाँ होती है, राजस्थान में। आप चले जाइए पंजाब में, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इन जगहों पे इसका उत्पादन क्या होती है, ज्यादा होती है। किनकी, आपकी मिलेट्स अर्थात कि मक्के की खेती ज्यादा होती है। अब मक्के की खेती जहां पे ज्यादा होती थी तो ये तो कंफर्म है कि इनके लिए टेम्परेचर थोड़ा चाहिए, इनके लिए तापमान क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए हमें। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि यह कम क्षेत्रों में हो पाता था क्योंकि टेम्परेचर का इशू था, वर्षा की मात्रा भी उसी के अनुकूल चाहिए। तो इन सभी समस्या की वजह से परफेक्ट वातावरण नहीं मिल पाता था, जिनके वजह से इनके उत्पादन में कमी आती थी। तो इनके लिए समस्या ये था कि कोई ऐसे हाइब्रिड निकाला जाए जो आपके वातावरण के अनुकूल हो और हमें ज्यादा पैदावार दे दे, क्योंकि आपकी मक्का भी भोजन के रूप में बहुत जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मक्का का रोटी,
मक्का का सत्तू, अलग अलग रूप में मक्का का इस्तेमाल हमारे देश में किया जाता है। और प्राचीन समय से बात कीजिएगा तो मक्का की उपयोगिता आपका जो धान गेहूं है उनसे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि पहले के लोग मक्का का चावल भी बना लेते थे उबाल के। इसके अलावा मक्का की रोटी भी बड़े बड़े हाथ पे बना के यूज कर लेते थे। उसके बाद इनसे रिलेटेड आपका बाजरा है, ज्वार है, इन सभी की भी आपकी बात आ जाती है। तो इन सभी के लिए आपका इंपोर्टेंस प्राचीन समय में ज्यादा थी, धीरे धीरे इधर कम हो गई है। हालांकि अगर पोषकता के मामले में बात कीजिएगा तो पोषकता के मामले में उनके अपेक्षा ज्यादा है। जो आपके गेहूं और आप चावल खाते हैं उनके अपेक्षा मोटे अनाजों के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होती है। मोटे अनाज में पोषक तत्व अच्छे होते हैं, लेकिन बात प्रॉब्लम यही थी कि इनकी कम क्षेत्र में हो पाते थे, जिनकी वजह से इनका प्रोडक्शन कम हो पाता था। अब बात हुई कि इनमें अगर सुधार कर दिया जाए तो फिर ये कंडीशन हो सकते हैं। अर्थात कि तो इनके सुधार करने के लिए क्या किया गया, इनके अंदर भी उन्नत किस्म के बीज तैयार किए गए और इन बीजों के माध्यम से पैदावार को आपका बढ़ाने की बात किया गया। अर्थात क्या कि हाइब्रिड बनाया गया। क्या बनाया गया? हाइब्रिड बनाया गया। और यह हाइब्रिड क्या करेगा कि इनके अंदर यह क्षमता होती थी कि आपका सामान्य तापमान में भी यह अच्छा पैदावार आपको दे सकती थी। तो इस हाइब्रिड की वजह से आपका ऊंचे किस्म के नस्ल आपको प्राप्त हुए और आपका ज्यादा आपका मिलेट्स के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो गई। क्लियर है फ्रेंड्स? लेकिन इस पर प्रभाव कम पड़ा था, यह दिमाग में रखिएगा। चलिए क्लियर हो गया। अब जरा जान लेते हैं कि आपका जो हरित क्रांति हुआ, हरित क्रांति में किन चीजों को देखकर, किन चीजों के अनुसार सबसे ज्यादा आपका प्रभाव नजर डाला गया था, किन चीजों पे? तो ये तो मैं फसल के आधार पे देखा हम लोगों ने कि किन किन फसल पे प्रभाव पड़ा था। अब जानना यह है कि फसल के अच्छे किस्म के अलावा उन पे किन बिंदुओं पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जैसे जो उत्पादन क्षमता है, उनके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या होती थी वो होती थी रोग प्रतिरोधी क्षमता की। मतलब क्या कि हम जो खेतों में फसल लगाते थे आसानी से आपका क्या होते थे, कीटों के द्वारा प्रभावित हो जाते थे, सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रभावित हो जाते थे, वातावरण से प्रभावित हो जाते थे, जिनके वजह से अच्छे पैदावार होने के बावजूद भी नष्ट हो जाते थे। तो हमें क्या चाहिए था कि हमें चाहिए था कि एक ऐसा बीज तैयार करना, एक ऐसी प्रॉब्लम, आपका एक ऐसा चीज तैयार करना जो हमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक दे। तो प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार इसमें क्या चेंजेस किए गए, थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स? अब जरा देखिए कि क्या होता था कि जब हम फसल लगाते थे, जब बीजों को लगाते थे, तो फसल लगाने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि हमारी जो 20 से 30 प्रतिशत फल सूक्ष्म जीवों की वजह से बर्बाद होते थे। किनकी वजह से बर्बाद होते थे? सूक्ष्म जीव की वजह से। और सूक्ष्म जीव की जगह से बर्बाद होने के पीछे रीजन भी था। क्या रीजन था? पहला नंबर कि संवेदनशील परपोषी होते थे। संवेदनशील परपोषी, संवेदनशील परपोषी मतलब क्या कि यह आपका जो फसल हम लोग लगाते थे वो बिल्कुल संवेदनशील, बिल्कुल मतलब कि तुरंत आपका लुभाने वाला हो जाता था। जैसे बाहर से कोई कीट आ गया, बाहर से कोई सूक्ष्म जीव आ गया, तुरंत प्रभावित हो गया। और प्रभावित होने के साथ ही यह प्रॉब्लम आपका क्रिएट करना शुरू कर देते थे। पहली प्रॉब्लम थी कि संवेदनशील परपोषी हो जाना। दूसरी नंबर क्या बेनिफिट थी कि संवेदनशील परपोषी, और दूसरा नंबर क्या था कि आपका आक्रामक रोगजनक होना। आक्रामक रोगजनक। अब जो आपके कीट होते थे, जो सूक्ष्म जीव होते थे, वो आक्रामक होते थे, आसानी से हमारा जो आपका क्या होता फसल था प्रभावित हो जाता था। इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी, इनमें तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी आपका क्या? प्रेरक वातावरण। प्रेरक वातावरण मतलब क्या? ये तीन ऐसे केस थे जो हम तीनों केस को अगर एक साथ मिला दे तो यह रोग उत्पन्न करने का यह त्रिकोण कहलाता था। क्या कहलाता था? रोग उत्पन्न करने का त्रिकोण। मतलब सीधे शब्दों में कहे कि फसल बर्बादी का त्रिकोण क्या था? संवेदनशील परपोषी, आक्रामक रोगजनक
और आपका प्रेरक वातावरण, ये तीनों मिलकर हमारे फसल को एकदम बर्बाद कर देते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपने ये फसल लगा लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि फसल में जब ये सूक्ष्मजीव यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो सूक्ष्मजीव यहाँ पे पहुंच रहा है, आपका आ रहा है सूक्ष्मजीव। अब आने के बाद जैसे यहाँ पे आएगा, आपका जो फसल है यह फसल उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। कोई बात नहीं भाई, सूक्ष्मजीव जी आओ और मेरे बॉडी पर बैठ जाओ। अब सूक्ष्मजीव यहाँ पे आके चिपक गया। अब क्या हो गया कि ये रोगजनक होते थे, बड़ी आक्रामक होते थे, थोड़ा सा टफ कंडीशन भी हो फिर भी आकर चिपक जाते थे। अब चिपक गए और बाहर का वातावरण एकदम वैसे ही मिला, बाहर का वातावरण बिल्कुल वैसा ही मिला जिनमें इनकी प्रजनन की क्षमता बढ़ती रहे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि वह अब वहां पे जगह छोड़ के नहीं जाएगा, वह आसानी से उसे रहने का जगह मिल गया, बाहर से उपयुक्त वातावरण मिल गया, भोजन मिल गया, तो बताइए वहां से निकल के कहीं जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और उस कंडीशन में जब एक को बर्बाद करेगा तो इसकी लपट और बढ़ेगी, बगल वाले को बर्बाद करेगा, फिर इसके बगल वाले को बर्बाद करेगा, फिर इसके बगल वाले, ये देख रहे हैं, यह क्रमिक रूप से बढ़ते चला जाएगा। तो यह जो बर्बादी का सिलसिला है, यह बर्बादी का सिलसिला बढ़ते चला जाएगा और यह बढ़ते 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 पूरे एक खेत के, पूरे एक साम्राज्य को बर्बाद करने का काम करेगा। जब पूरे खेत, पूरे एक साम्राज्य को बर्बाद करेगा तो सीधे शब्दों में कहे कि पूरा सूक्ष्मजीव पूरी एक फसल को बर्बाद करने के लिए काफी होगा। और जब पूरी एक फसल के पूरे आपका खेती को बर्बाद करेगा तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, यह कंडीशन हो जाएगा कि हमारा फसल बर्बाद हो गया। अब बताइए जब इतना त्रिकोण का अब अटैक होगा तो इसमें हमारा फसल बचे तो कैसे बचे? जब इतना ज्यादा अटैक, इतना ज्यादा बमबारी हो रहा है चारों तरफ से सूक्ष्मजीवों का, तो उस कंडीशन में हमारा फसल सुरक्षित कैसे रहे? तो इन्हीं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपका जो हरित क्रांति हुआ था, इनमें बात रखी गई कि इनकी सुरक्षा के लिए आपका क्या किया जाए, कुछ न कुछ किया जाए। तो ये समस्या हमें जान गए, ये समस्या हमें समझ में आ गई कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। अब इनके जानना है कि हमें इनकी सॉल्यूशन क्या करनी है। पहले हमारे पास पारंपरिक किस्म के बीज थे, लेकिन अब बात क्या करना है कि जो नई आपकी हरित क्रांति आई तो इनके लिए चेंजेस क्या किए गए, उनके बारे में हमें जानना है, जो कि हम अगले क्लास में इसके रिलेटेड बात करेंगे। देख लिए कि समस्या क्या है। अब आप हमें सॉल्यूशन बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन बताइएगा कि इन प्रॉब्लम की वजह से इन्हें छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है जिनसे बचाया जा सकता है, या वैज्ञानिक कौन कौन सी विधियां है जिन विधियों की बदौलत इन त्रिकोण से हम बचा सकते हैं अपने फसलों को, संवेदनशील परपोषी, आक्रामक रोगजनक और प्रेरक वातावरण। इन तीनों से कैसे हम बचा सकते हैं अपने फसलों को। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा और आज का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले दिन हम आपके आंसर का इंतजार रहेगा। अगले दिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इनसे छुटकारा हमें कैसे मिलेगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।